स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 में। मैं हूं शुएब रजा। बड़ी खबर में आज बात हड़तालियों का पारा चढ़ा। जी हां, उत्तराखंड में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की हड़ताल पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। सरकार के जरिए बातचीत के लिए बुलावा भी आया था, बातचीत हुई भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। नो वर्क नो पे का शासनादेश लागू हो चुका है, जिसके बाद हड़तालियों का पारा और ज्यादा चढ़ गया है। हड़तालियों का साफ तौर पर कहना है कि अब वो किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ सीएम से बात करेंगे। सरकार ने सख्ती की और नो वर्क नो पे का शासन आदेश लागू कर दिया ताकि मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अपनी जिद से हट जाएं और हड़ताल खत्म हो जाए। सरकार ने बुलाकर बातचीत भी की, लेकिन ये भी कामयाब ना हो सकी। अब नो वर्क नो पे का शासन आदेश भी लागू हो गया है, लेकिन हड़ताली दिखने को तैयार नहीं है। अब तो पारा पहले से भी ज्यादा चढ़ गया है। हड़ताली कह रहे हैं कि अब सीधा सीएम से ही बात होगी, बीच में किसी से भी वो बात नहीं करेंगे। हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य को सरकार की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शायद कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन कोई भी मसले का हल नहीं निकाल पाया। यही नहीं, अब हालात ये हो गए हैं कि हड़ताल पर गए कर्मचारी चिढ़ गए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि अब बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि सीएम से ही सीधा बातचीत करेंगे। हालात खराब होते जा रहे हैं क्योंकि विभागों के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। लोग दफ्तरों में जाते हैं, लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं सरकार कोई भी रास्ता निकालने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो हड़तालियों का पारा चढ़ गया है, लगातार हड़ताल जारी है। कई कोशिशें भी हुई सरकार की तरफ से कि कम से कम हड़ताल को खत्म करा दिया जाए। विभाग की बात की जाए तो जो लोग हैं कामकाज के लिए जाते हैं कि उनका काम हो जाएगा, लेकिन खाली हाथ ही उनको लौटना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से हड़ताल लगातार जारी है मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की। किन किन विभागों की अगर बात की जाए तो किस तरह से काम प्रभावित हो रहा है, लगातार ये बताते भी हम आए हैं। और इन विभागों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है कलेक्ट्रेट, तहसील, स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय और ट्रेजरी, इन तमाम विभागों की बात करें तो यह काम भी प्रभावित हो रहा है। राजस्व न्यायालय में मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है हड़ताल की वजह से। इसके साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी दिक्कतें आ रही है। लगातार हड़ताल जारी है। मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी लोग भटक रहे हैं। मेडिकल प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा है, बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन पा रहा है। कई विभागों में काम ठप पड़े हुए हैं। लोग मायूस होकर वापस जा रहे हैं, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। की हड़ताल, मिनिस्टर कर्मचारियों की हड़ताल उत्तराखंड में जारी है। तकरीबन 32,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और अब इन कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के अलावा वो किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो जरूर सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया था, बातचीत भी हुई थी। उम्मीद थी कि शायद मसले का हल निकलेगा, लेकिन वो बातचीत भी बेनतीजा रही थी। इसके बाद अब शासनादेश क्योंकि लागू हो गया है नो वर्क नो पे का, अब कर्मचारियों का जो पारा है वो और ज्यादा चढ़ गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो किसी की भी बातों को नहीं मानेंगे, सीधा मुख्यमंत्री से वो बात करना चाहते हैं। सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिनिस्टर कर्मचारियों के संगठन के नेता है। सुभाष जी, आपकी बातचीत हुई थी सरकार के साथ, कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। आज से शासनादेश भी क्योंकि लागू हो गया है और आप कह रहे हैं कि अब सीधा सीएम साहब से ही बात होगी, बीच में आपको कोई भी नहीं चाहिए, सीधा सीएम से बात करना चाहते हैं आप। मान्यवर, आप सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा मिनिस्टर फेडरेशन की तरफ से। लेकिन ये बताना चाहता हूँ मान्यवर की हमारी जो पहले 3 सूत्रीय मांग थी, लेकिन सबसे जो मेन मांग थी वो ग्रेड पे का मामला था जी।
और सरकार के और शासन के द्वारा भी ऑलरेडी पहले हमसे पहले ही समझौता हो चुका है जी। लेकिन समझौते के बाद भी उनके द्वारा उस पर कोई जब कार्रवाई नहीं की गई तो हमें बाध्य होकर 27 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो निर्णय लिया, तो वो हमने 2-2.5 महीने पहले इनको इंटीमेट कर दिया कि अगर हमारी मांग 26 तारीख तक पूर्ण नहीं की जाएगी तो 27 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और उसी कारण हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा, जिसके लिए सीधे उत्तराखंड जिम्मेदार है। सरकार की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि शासन से हमारा समझौता हो चुका था जी। तो शासन के द्वारा उस पर जो है कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसके लिए गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, गलत ईटीवी में या अन्य चैनलों में गलत बयान दी जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। जबकि अभी मुख्य सचिव महोदय के द्वारा एक कहा वेतनमान संशोधन की बात थी, हमने वेतनमान संशोधन की मांग नहीं की थी। हमारा वेतनमान संशोधन नहीं बल्कि ग्रेड पे संशोधन की मांग है। आपको सुभाष जी, आपको 2 या 3 दिन पहले सरकार की तरफ से न्योता आया था, बातचीत भी हुई थी। उस बातचीत में क्या हुआ था, क्यों बेनतीजा वो रही है, क्या बातें हुई थी? हमसे माननीय हरक सिंह रावत जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें प्रमुख सचिव कार्मिक डी के कोटे साहब का तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका कर्मचारियों के प्रति अच्छा सोच है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बात करते करते बीच में जो है अनावश्यक रूप से जो है वहां पर वित्त की बात जब आड़े आ गई तो हमने उस बैठक का बहिष्कार करके हम सीधे बाहर चले गए थे। बिल्कुल। अब क्योंकि आज से अगर बात की जाए तो शासनादेश लागू हो गया है, नो वर्क नो पे, यानी कि काम नहीं तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, जो तनख्वाह है वो काटी जाएगी। लेकिन आपका पारा और ज्यादा अब चढ़ गया है, आप कह रहे हैं कि सीधा सीएम साहब ही अब बात करेंगे। हाँ, एक्चुअली क्योंकि इसमें सभी लोगों से, शासन के सभी प्रतिनिधियों से बात हो चुकी है। उसके बाद जो है उसमें भी जब कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला या कोई अच्छा संदेश नहीं मिला तो अब बाध्य होकर हमको उनके हायर, लेकिन फिर भी कोशिश हम ये करेंगे कि सरकार और शासन और संगठन के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता हो, जिससे इस समस्या का समाधान निकले। क्योंकि जनता को होने वाली परेशानी से हम भी दुखी हैं। हम भी नहीं चाहते कि जनता को कोई परेशान हो, लेकिन हम जनता से क्षमा चाहते हुए कहना चाहते हैं कि वो प्रदेश सरकार है, प्रदेश शासन से ये बात कहें कि इनका जो ग्रेड पेड का मामला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे आपके द्वारा तमाम कर्मचारी, अन्य कर्मचारी को ग्रेड पे की सुविधा प्रदान कर दी गई कि जो जिनको मतलब जिन चीजों को मिलने, परीक्षण की इन्होंने बात की थी, जिन लोगों को इनके द्वारा दिया गया वहाँ परीक्षण नहीं किया गया, बिना परीक्षण के इन लोगों को जो वेतन ग्रेड पे दे दिया गया। हमारी मांग भी है कि हमारे परीक्षण की बात कहाँ आ गई, जब आप लोगों ने ऑलरेडी दूसरे संवर्ग को या दूसरे लोगों को बिना परीक्षण करके ग्रेड पे दे दिया, तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? सुभाष जी, ये तमाम चीजें ठीक है, आपकी मांगे हैं, आप इतने दिनों से हड़ताल पर है, लेकिन क्योंकि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, कई विभागों के काम प्रभावित है, तकरीबन आप लोग जो है पूरे प्रदेश की अगर बात करें तकरीबन 32,000 से भी ज्यादा आपकी तादाद है। लेकिन क्या इस मसले का हल किस तरह निकलेगा? आप भी जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार भी सही से जो बातचीत होनी चाहिए थी, जो का मसले का हल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन काम तो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, तमाम विभागों के काम प्रभावित हो रहे हैं, ठप पड़े हुए, लोग मायूस होकर लौट रहे हैं अपने घरों की तरफ। हाँ, तो हमारा कहना है, हम कहते रहे पहले आपके चैनल के माध्यम से चाहते कि हम जनता से माफी चाहते हैं, जनता भी इस बात को सरकार और शासन के पास रखे कि आप इन म्युनिसिपल कर्मचारी की मांग को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, जब आपने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देने की बात करी है। अन्य लोगों को आपके द्वारा परेड गेट दे दी गई, तो हमारे म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिए ऐसा स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल सुभाष जी, अब आगे क्या देखते हैं आप, किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी और क्या लगता है कि सरकार कम से कम अब संजीदा शायद हो आपके लिए? नहीं, हमारी तो रणनीति है कि सरकार जिस प्रकार के विरोध हम म्युनिसिपल फेडरेशन पूरा तैयार है, हर जुल्म सहने को तैयार है। वैसे हमें चाहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि कर्मचारी म्युनिसिपल फेडरेशन के बैनर तले या सरकार और शासन के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से ग्रेड पे का ये शासनादेश जारी करे, तो निश्चित तौर पर हड़ताल करने का हमारा कोई शौक नहीं है या कोई हमारी कार्य प्रणाली नहीं है कि हम हर चीज को हड़ताल पर लेके चले। लेकिन सरकार शासन के द्वारा समझौता करने के बाद जब नहीं की जाती किसी मांग को, तो हमारे पास ये हड़ताल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के लिए कर्मचारी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। चलिए सुभाष जी, उम्मीद हम यही करेंगे कम से कम आप भी थोड़ा लचीला रुख अपनाए, सरकार भी कुछ आपके बारे में सोचे, ताकि ये हड़ताल क्योंकि लंबे वक्त से चल रही है और लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि दफ्तरों में वो जाते हैं अपने कामों को लेकर, लेकिन मायूस होकर उनको लौटना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में हड़तालियों का पारा चढ़ गया है, वो सीधा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से ही सीधे बात करेंगे। हालांकि एक बार बुलाया भी गया था वार्ता के लिए, लेकिन उस वार्ता का कोई सकारात्मक हल नहीं निकल पाया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रतन सिंह नेगी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। रतन, आप जा भी रहे हैं दफ्तरों में, आप देख रहे हैं लोगों को किस तरह से परेशानी
हो रही है। इतने दिनों से हड़ताल चल रही है लेकिन कोई भी बीच का हल नहीं निकल पाया, कोई रास्ता नहीं निकाल पाई सरकार अब तक। देखिए बिल्कुल रजा, सरकार अभी रास्ता नहीं निकाल पाई है, जिसका कारण यही निकाला जा रहा है कि राज्य सरकार आए दिन अपनी माली हालत का राग अलाप रही है। जो हड़ताल पर 32,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश से जा रहे हैं, इनकी सिर्फ जो प्रमुख मांग है वो यही है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इन्हें ग्रेड पे वेतनमान का लाभ दिया जाए। राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इन्हें ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, क्योंकि ये 32,000 कर्मचारी है। अगर इन्हें ग्रेड पे का लाभ दिया जाता है तो तकरीबन सरकार पर 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ता है। अब ये 8 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार उठाने की मंशा में नहीं है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार का जो बजट है 22,000 करोड़ का है, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपया कर्जे में और सरकारी तनख्वाहों में ही चला जाता है और बाकी के 8,000 करोड़ से प्रदेश चल रहा है। अब ऐसे में सरकार के सामने जो मुसीबत बनकर सामने ये हो रही है कि अगर वो 8,000 करोड़ रुपया इनकी उत्तर प्रदेश की तर्ज वेतन मांग की जो मांग कर रहे हैं इस पर अगर दे देते तो सरकार प्रदेश चलाएगी कहां से? ये अहम सवाल सरकार के आगे हैं। यशपाल आर्य से इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने इनको समझाने का प्रयास किया। हरक सिंह रावत से जो कैबिनेट मंत्री है उनसे इनकी बात हुई, इनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता लगातार विफल हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मांग कर रहे हैं कि इनके वेतन मांग की इनकी मांग नहीं है। रतन, एक कोशिश ये की गई थी मुख्यमंत्री के जरिए भी कि हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस मसले का कोई हल खोजे। बातचीत भी, लेकिन कोई मसले का हल नहीं खोज पाए हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य। अब जो कर्मचारी है उनका साफ ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे, क्योंकि शासनादेश लागू हो चुका है नो वर्क नो पे का, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं है। कर्मचारी कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो हटेंगे नहीं। क्या लगता है किस तरह से आगे की रणनीति शायद सरकार की भी होनी चाहिए, कम से कम इस मसले का हल तो निकले, जनता तो परेशान ना हो? बिल्कुल बिल्कुल रजा, जनता बिल्कुल परेशान है, हलकान में है जनता और कार्यालयों में के दफ्तर बिल्कुल सूने पड़े हैं, सारा कामकाज ठप हो चुका है, विकास की जो योजना है वो धरातल पर नहीं है। और अभी भी इसके बाद शायद नेटवर्क अपनी कोई रिपोर्ट भी बनाकर दिखाएगा जिसमें ये बताएगा कि 48 से 50% खर्च अब तक हुआ है, इससे ज्यादा का पैसा लैप्स होने की कगार पर है। नतीजा शासन को भी इसमें शासन ने भी वार्ता की है। हालांकि 27 दिसंबर से ये लोग हड़ताल पर बैठे, लेकिन शासन देर से जागा, वो इनके पास बाद में पहुंचा, उसके बाद मंत्री वहां पर गए। लेकिन अब इन कर्मचारियों की मांग ये कि एक बार सीएम बहुगुणा खुद इनसे बात कर ले, एक बार सीएम बहुगुणा खुद इन्हें बैठक में बुलाए, इन्हें वार्ता का निमंत्रण दे। और सीएम विजय बहुगुणा ऐसा नहीं कि वो इन कर्मचारियों को शांत ना करा पाए। 13 मार्च से लेकर जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से वो ऐसे उन्हें सुर देखने को मिले, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों में मिले, चाहे उन्हें अपने कुनबे के लोगों में मिले हो, चाहे विपक्ष से मिले हो सुनने को, चाहे इन कर्मचारियों से मिले हो। आपको याद होगा जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर थे, सितंबर, अक्टूबर और अगस्त के महीने में थे, उसके बाद भी सीएम बहुगुणा से वार्ता के बाद वो हड़ताल टल गई थी। उस वक्त टिहरी लोकसभा का उपचुनाव चल रहा था। अभी भी सीएम बहुगुणा अगर इनको एक बार समझाए तो शायद ये कुछ हद तक मान जाए, कुछ वक्त की मोहलत मिल जाए, 2 माह या 4 माह का सोचने का समय मिल जाए, या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो ग्रेड पे का वेतनमान की जो मांग करे सीएम बहुगुणा से आगामी समय में कैबिनेट की बैठक में लाने को कहे तो शायद कर्मचारियों का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन जब सीएम बहुगुणा से इनकी वार्ता होगी तभी ये कुछ मानेंगे। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री इनसे वार्ता करे और ये मुख्यमंत्री से इनकी वार्ता हो तो शायद निश्चित तौर से इनके जो रुख है वो नरम होगा। याद होगा 3 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक में बिल्कुल शासन ने सख्ती दिखाई थी, नो वर्क नो पे का फरमान लागू करने की बात कही थी और उसे शासन ने कल लागू भी कर दिया। ये कर्मचारी इस बात से नहीं डर रहे कि नो वर्क नो पे, ये इस चीज से डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आज ये अपनी मांगों को मानने के लिए बैठ जाते हैं, अपना धरना समाप्त कर देते हैं, कार्य बहिष्कार को समाप्त कर देते हैं, तो कल सरकार फिर इनसे कुछ भी करवा सकती है। ये दोबारा जब कभी किसी मांग को लेकर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरते दिखाई देंगे, धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, तो सरकार शायद फिर इनको तब तक दबाती चली जाएगी। इनको डर है कहीं इनकी आवाज हर बार की तरह इस बार भी ना दब जाए, इसलिए अपनी मांग पर अड़ग है। नो वर्क नो पे का इन पर नो टेंशन वाला रुख साफ दिख रहा है। आज भी ये सड़कों पर पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें प्रदेश के विकास कार्यों की बात करें, चाहे वो कोई भी विभाग हो, लोक निर्माण विभाग की अगर हम बात करते हैं, सड़कें बनाने का काम करती है, सड़कें नहीं बन पा रही है, तमाम काम प्रभावित हो रहा है रतन। लेकिन सवाल ये है कि अब तक कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं खोजा गया है, क्योंकि इतने दिनों से इन लोगों की हड़ताल लगातार जारी है। तकरीबन 32,000 से ज्यादा कर्मचारी है पूरे प्रदेश में, लेकिन अब तक भी इनकी हड़ताल को खत्म नहीं कराया जा सका है। लोग परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड म्यूनिसिपल कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, पिछले कई दिनों से लोग हड़ताल पर है, काम बुरी तरह से प्रभावित हुए और कामकाज ठप हो गए हैं।
कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। उत्तराखंड में अब हड़तालियों का पारा और ज्यादा चढ़ गया है क्योंकि शासनादेश लागू हो चुका है, नो वर्क नो पे। और अब कर्मचारियों ने साफ कहा है कि वो अब सीधा मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, बीच में किसी से भी बात नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की करतूत की। जी हां, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना चेहरा दिखाया है और भारतीय दो सैनिकों के सिर काटने का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे देश में जो प्रतिक्रिया है वो काफी सख्ती भरी रही है। कि एंटनी जो रक्षा मंत्री ने उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई उकसाने वाली। इसके साथ साथ शिवसेना ने यह कहा है कि पाकिस्तान से तमाम ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। भारत पाकिस्तान की सरहद पर अमानवीय व्यवहार करने वाली पाकिस्तानी सेना की हर तरफ आलोचना हो रही है। भारत के 2 जवानों के सर काटे जाने वाले मामले में भारत ने कड़ा रुख जताया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है। वहीं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कश्मीर में हुई बर्बर हत्याओं का भारत उचित जवाब देगा। भारतीय सेना ने एक वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों को मारकर उसे भड़काने का काम किया है। इस सब के बीच बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने कहा कि भारत बड़े उत्साह के साथ बातचीत का दौर आगे बढ़ा रहा था, लेकिन इस चेतावनी के बाद भारत को पाकिस्तान के सामने एक लाल रेखा खींचनी होगी। अब पाकिस्तान पर आंख बंद करके भरोसा करना एक भूल होगी। पाकिस्तान की तरफ से इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में ये दोनों सैनिक शहीद हो गए। हालांकि पाकिस्तान अब भी अपनी बातों को छिपा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि ठीक 2 दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने भी भारत के खिलाफ यही आरोप लगाया था। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में साल 2008 के मुंबई हमलों के बाद कड़वाहट बढ़ी थी, जिसका बुरा असर शांति वार्ता पर भी पड़ा था। साल 2003 के बाद नियंत्रण रेखा पर कमोबेश अमन रही है, लेकिन नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने शांति वार्ता बंद कर दी थी। साल 2012 के फरवरी में दोनों देशों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हुई थी। पिछले महीने यानी दिसंबर 2012 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत कुछ खास किस्म के नागरिकों के लिए वीजा के नियमों में ढील दी गई थी। अभी हाल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत से खेलकर भी लौटी है, लेकिन अब इस घटना ने तमाम अमन की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। तो पाकिस्तान की करतूत एक बार फिर से सामने आई है। 2 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया गया है और इसके बाद पूरे देश में जो आवाज उठ रही है वो कई जो रिटायर्ड जनरल है उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय सेना को भी कुछ इस तरह से करना चाहिए, कम से कम एक करारा जवाब पाकिस्तान को जिससे मिल सके। भारतीय सैनिकों के साथ ये अमानवीय करतूत सामने आई है। पाकिस्तान की ये करतूत है और पाकिस्तान अगर दिल्ली में बातचीत करता है तो बॉर्डर पर धोखा देता है। ये उसकी पहले से ही एक रणनीति रही है। दिल्ली में वो बातचीत करने की बात करता है, लेकिन सरहद पर हमेशा भारत को धोखा देता है। बीजेपी की बात करें तो अरुण जेटली ने भी साफ कहा है कि रुख कड़ा करना होगा भारत को भी पाकिस्तान के खिलाफ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से कैप्टन बलवीर सिंह रावत जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। बलवीर साहब, पूरा ये मामला है, आपने देखा अभी पूरे देश में अगर देखा जाए तो प्रतिक्रियाएं भी अब आ रही है। साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि उकसाने वाली हरकतें पाकिस्तान की, जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान को इसका। निश्चित रूप से पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो ये घृणित कृत्य किया गया है, इससे भारतीय सेना न केवल बल्कि पूर्व सैनिक और तमाम देश के ऊपर इसका बड़ा आक्रोश है जी। और सेना में निश्चित रूप से असहनीय स्थिति भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान कई बार ऐसे कृत्यों को करता आया है, जैसे कि 99 में कैप्टन कालिया के साथ जो पेट्रोलिंग के साथ जिस तरह से जो कार्रवाई की गई पाकिस्तान की, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से ये निवेदन करना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान सरकार को कड़ाई से इस संबंध में जी विरोध स्वरूप शीघ्र ही कार्रवाई करने के लिए, उन सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय सीमा तय करें
जी और उसके बाद ही पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात की जानी चाहिए। जी, लेकिन बलवीर साहब, पाकिस्तान से के साथ अगर देखा जाए तो बार बार जो सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है पाकिस्तान के जरिए, चाहे कश्मीर की बात करें, दूसरी जो सरहदी इलाके वहां पर भी यही देखने को मिलता है। पाकिस्तान आखिरकार ये करतूत बार बार करता है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो जो अगर देखा जाए तो सेना तो कई बार इस तरह की बात भी करती है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सरकार और सेना के बीच जो कम्युनिकेशन गैप सा नजर आता है, दोनों की बातचीत में काफी अंतर नजर आता है। निश्चित रूप से पाकिस्तान सरकार का अपनी सेना पर नियंत्रण नहीं रहा, ये माना जा रहा है, ये देखा गया है जी। और जब जब भी भारत के साथ पाकिस्तान सरकार ने मैत्रीपूर्ण संबंधों की पहल की या कदम बढ़ाए हैं, तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जैसे करगिल हुआ या अभी भी जो घटना हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये काम पाकिस्तान सरकार का है कि ऐसे एलिमेंट्स को वो तुरंत कंट्रोल करे जी और अपनी सेना को आदेश दे कि इस तरह का कृत्य या इस तरह की कार्रवाई न करे। जी, लेकिन बलवीर साहब, आपने देखा कि इस तरह की एक अमानवीय घटना सामने आई, कल ही अमानवीय घटना सामने आई। इससे पहले आपको याद होगा कि कैप्टन सौरभ कालिया का एक मामला सामने आया था कारगिल युद्ध के दौरान। उनके 5 साथियों को भी इसी तरह से सता कर या फिर कहे कि उनके जो शव थे उनको भी निशान थे, उन पर चोटों के निशान थे, उसकी भी पूरी तरह से भर्त्सना हुई थी पूरी दुनिया में भी। लेकिन भारतीय अगर सरकार की बात करें तो भारतीय सरकार ने उस मामले में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय इस मुद्दा नहीं बनाया था, कम से कम उसकी जांच भी नहीं कराई थी। क्या भारतीय सरकार भी इतना कड़ा रुख नहीं अपना पाती कई बार, जितना कड़ा रुख अपनाना चाहिए कम से कम भारतीय सरकार को, कि अगर पाकिस्तान या फिर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं युद्ध के भी कि जो सैनिक होते हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए, लेकिन भारतीय सरकार उस पर भी विरोध नहीं जता पाई थी। कैप्टन जो सौरभ कालिया थे, शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की जो माता जी है वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिए उस मामले की जांच के। निश्चित रूप से जेनेवा कन्वेंशन में जी शत्रु के साथ इस तरह का व्यवहार न करने की बात कही गई है जी। और पाकिस्तान ने जिस तरह से कालिया जी के साथ या उनके साथ जो पेट्रोलिंग में जवान गए थे उनके साथ जो कार्रवाई की है वो अत्यंत निंदनीय थी जी। और निश्चित रूप से इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए था जी। कहाँ कमी रही, फिर भी सरकार कोई भी हो वो अपने जवानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहती है जी। मेरा मानना है कि इसी परिप्रेक्ष्य में हम कल की घटना को देखें तो मैं सरकार से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि पाकिस्तान को उन सैनिकों के खिलाफ एक समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए कहे जी, ताकि पाकिस्तान उसकी फौज भविष्य में इस तरह के कोई भी कदम न उठाए। चलिए बलवीर जी, आप बने रहिए। हमारे संवाददाता दीपक तिवारी भी हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरे देश से जो प्रतिक्रिया है काफी सख्त आई है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ये उकसाने वाली कार्रवाई पाकिस्तान की है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर फिलहाल सख्त रवैया तो अपनाया है और जो पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त उनको यहाँ पर तलब भी किया है, लेकिन तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ विरोध जताने से क्या इसमें कुछ हो पाएगा या सिर्फ आप इस मसले को वहाँ पर उठाते हैं तो क्या वहाँ पर इससे कुछ हल निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं हुई, इस तरह की घटनाएं लगातार होती आई है और हर बार भारत अपना संयम की बात कहता है, धैर्य का यहाँ पर परिचय देता है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है एक अमानवीय घटना है, सौरभ कालिया की हम बात कर रहे थे, हमने देखा और फिर से एक बार ऐसी घटना यहाँ पर होती है तो निश्चित तौर पर सख्त रवैया यहाँ पर उठाने की जरूरत है। बात सिर्फ ये नहीं कि आप उनको बुलाकर आप उनको तलब कर उनसे सख्त रवैया, बल्कि कार्रवाई की जाने की यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी जरूरत है। और जिस तरह की तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही तो सभी लोगों का इस संबंध में सभी जो भी बयान निकल कर आए यही कहना है कि कोई सख्त कार्रवाई यहाँ पर भारत को करनी होगी। सिर्फ जवाब मांगने से कुछ नहीं होगा, जवाब यहाँ पर देने का वक्त आ गया है। क्या दीपक, जो एक क्योंकि अमन की बात करता है पाकिस्तान की, दिल्ली में आती है पाकिस्तानी टीम भी और कई बातें होती है कि शायद अब अमन का संदेश जाएगा। 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था उसके बाद काफी तल्खी आई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में, लेकिन बाद में कुछ अभी जो वीजा संबंधी चीजें थी उनको भी सरल करने की कोशिश की गई थी। कई और मसले मसाइलों पर बात हुई थी कि शायद भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान का जो चेहरा है वो सबके सामने रखा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, फिर ये दोहरा चरित्र ही है क्योंकि इससे पहले
हम देखते हैं जब यहाँ पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ पर यात्राएं पहुंचते हैं तो जिस तरह की उनके विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो जिस तरह के बयान यहाँ पर वो देते हैं, दोहरे वो बयान देते हैं, यहाँ की घटनाओं की तुलना करते हैं, तो कुल मिलाकर देखें तो दोहरा चरित्र एक बार फिर से यहाँ पर उजागर हुआ है। हर बार वो कहते हैं कि हमारे लोग नहीं है या हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, हमारे वहाँ हमने कोई गोलीबारी वहाँ पर नहीं की, लेकिन जो चीजें वो स्पष्ट है, सामने है सारी चीजें, उसके बावजूद भी आप बार बार अपनी बात से मुकरते हैं, बार बार लगातार आप मुकर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें रुक नहीं रही है। तो अपने आप में कई सारे तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि किस तरह का दोहरा चरित्र वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अपनाया जा रहा है और एक तरीके से मैं कहूँगा पाकिस्तान की आदत में ये शुमार हो गया है। तो ऐसे में अब गंभीरता से इसको लेना चाहिए और निश्चित तौर पर कोई एक ऐसी कार्रवाई यहाँ पर किए जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं वहाँ पर दोबारा ना हो, क्योंकि सरहद पर सैनिक ऐसे हाथ कपाने वाला मौसम है, इस भयानक सर्दी पे वो लोग ड्यूटी वहाँ पर करते हैं और इस तरह की घटनाएं वहाँ पर होती हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार को निश्चित तौर पर गंभीरता से बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ कैप्टन बलवीर रावत भी बने हुए हैं। बलवीर जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से 2008 के बाद, क्योंकि जो रिश्ते थे भारत पाकिस्तान के वो काफी तल्खी भरे रहे थे और अब हाल ही में कुछ ऐसी कदम उठाए गए थे दोनों देशों की तरफ से कि कम से कम चलो जो मैत्रीपूर्ण रवैया है वो अपनाया जाए, लेकिन एक के बाद एक करतूत सामने आती है पाकिस्तान की। कम से कम ये अब कहा जा सकता है कि भारत को आंख बंद करके पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि पाकिस्तानी फौज पर हम तो शुरू से भी इतना विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि समय समय पर उनके द्वारा जो एलओसी का उल्लंघन किया जाता रहा है। पर मैं भारतीय सेना की और यहाँ के कमांडरों की इस मायने में तारीफ करूँगा कि उन्होंने कभी भी किसी भी जवान को एलओसी का उल्लंघन करने या खुद कभी भी किसी जवान को इस तरह का कोई गलत आदेश नहीं दिया है जी। तो पाकिस्तानी फौज को कम से कम, जब आज के परिप्रेक्ष्य में एक मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात हो रही है जी, तो पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना से सबक लेना चाहिए जी। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछली जंगों में या पिछले अरसे उन्होंने जिस तरह से भारत के साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं जी, उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। उस खमियाजा की याद करके पाकिस्तान को इस तरह से भविष्य में कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलवीर जी हमसे जुड़ने के लिए। दीपक तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यकीनन आंख बंद करके पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जो शहीद किए गए हैं 2 सैनिक भारत के, कम से कम इसका कड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जब समय के घूमते हुए चाक का सामना करती हैं समाज की घटनाएं एक नजरिए के साथ, तब संजीदा सोच गढ़ती है आपके सरोकारों की खबर, यानी नेटवर्क 10 सच की हद तक।